तो भाई देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इसका कोर्स का। और ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो ये पूछते हैं कि भाई कि ये हाइपर वॉल्यूम नीश किसने दिया था, नीश टर्म किसने दी थी, ठीक है, नीश ओवरलैप क्या होता है, नीश विड्थ, ऐसे टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में ही, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट एक जोसेफ ग्रीनेल, जोसेफ, इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज करा था नीश, ठीक है। और इन्होंने जो वर्ड नीश यूज करा था, ये यूज करा था स्पीशीज की हैबिटेट के लिए, ठीक है। कि जिस जिस भी एरिया में कोई स्पीशीज रह रही है, ये उसका क्या है, फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड में अगर ये फिश रह रही है, तो इस फिश का ये क्या हो जाएगा, ये इसका नीश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बताया था जोसेफ ग्रीनेल ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था चार्ल्स हिल्टन, चार्ल्स हिल्टन। चार्ल्स हिल्टन ने क्या बोला है, इन्होंने इसकी डेफिनेशन को और थोड़ा सा इंप्रूव करा। और इन्होंने बोला कि इट इज द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी या इन द एनवायरनमेंट या इन द हैबिटेट, द फंक्शनल रोल, कि भाई स्पीसीज का क्या फंक्शनल रोल है। तो या तो हम फंक्शनल रोल बोल सकते हैं, या फिर हम ऑक्यूपेशनल स्टेटस बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक इस एरिया में यहाँ पे एक बड़ा पेड़ भी है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में एक और बड़ा पेड़ है, और ये जो पेड़ है इस पे यहाँ पे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं कुछ कुछ। तो एक बर्ड है यहाँ पे, वो बर्ड क्या करती है, वो बर्ड यहाँ से उड़ के डेली यहाँ जाती है, ठीक है, इस अपने ऑक्यूपेशनल एरिया में जाती है। सो इसका जो नीश होगा वो ये पूरा हैबिटेट नहीं होगा उस टाइम पे। क्या होगा, जहां पे वो फंक्शन करिए, जहां पे वो या तो फंक्शन करिए या फिर इसका जो ऑक्यूपेशनल स्टेटस है। सो द ऑक्यूपेशनल स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी या इन एन एरिया इज कॉल्ड नीश। तो इसका नीश कितना हो जाएगा भाई, इतना ही नीश हो जाएगा उसका, जिस एरिया में वो अपना काम कर रही है, ठीक है। अगर हम काम के बारे में बोलेंगे तो ये उसका नीश हो जाएगा। अगर उसके हम लिविंग कंडीशन की बात करेंगे तो उसका नीश कौन सा हो जाएगा, ये वाला उसका नीश हो जाएगा, ठीक है। सो चार्ल्स हिल्टन ने बताया कि फंक्शनल रोल और ऑक्यूपेशनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी और इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नीश, ठीक है। अब इसको अलग अलग लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, ऑर्गेनिज्म किस कंडीशन में लिव कर रहा है, ठीक है। या फिर वो फंक्शन क्या कर रहा है, किस एरिया में वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है। या फिर वो इंटरेक्शन भी हो सकता है, इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक शेर रह रहा है, इस एरिया में एक लायन है, वो लायन इतने से एरिया में जाके हंटिंग करता है, इस एरिया में जाके अगर हंटिंग करता है, सो दिस विल बी द नीश ऑफ दिस लायन, ओके। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था भाई ने, जो अगले साइंटिस्ट आए, जो अगले साइंटिस्ट आए उनका नाम था हचकिंसन, जी हचकिंसन, जी ई हचकिंसन। जी हचकिंसन साहब ने क्या बोला, इन्होंने बताया कि भाई जब भी स्पीशीज कोई भी एनवायरनमेंट में रहेगी, किसी भी एनवायरनमेंट में रहेगी, वो एन नंबर ऑफ फैक्टर के साथ इंक्लूड इंटरेक्ट करेगी, एन नंबर ऑफ फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी। एंड दीज फैक्टर कुड बी एबायोटिक एंड दीज फैक्टर कुड बी बायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो इन्होंने जितने फैक्टर होते हैं उनके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, इन्होंने बोला कि ये एक हाइपर वॉल्यूम नीश होगा, हाइपर वॉल्यूम नीश। तो इन्होंने एक हाइपर वॉल्यूम, तो नीश, जो हाइपर वॉल्यूम नीश का कंसेप्ट है वो किसने दिया था भाई, वो दिया था चार्ल्स हिल्टन ने। उन्होंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ स्पीशीज इंटरेक्ट करती है, जैसे टेम्परेचर के साथ भी, पीएच के साथ भी, डिसोलॉक्सिन के साथ भी, ठीक है,
जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसके साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर विच आर वर्किंग इन दिस मल्टी डायमेंशनल स्पेस। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई नीश हम कैसे बनाएंगे, नीश हम कुछ भी फैक्टर लेके बना सकते हैं ऐसे। उन्होंने बताया जैसे कि भाई एक तो हम ये ले लेते हैं कि अगर हम केवल दो ही फैक्टर लें, फॉर एग्जांपल मैंने एक साइड ले लिया टेम्परेचर और एक साइड ले लिया ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वो रेंज जहाँ पे वो रह रहा है, जो ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो एरिया उसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी दी टू डायमेंशनल नीश। इसको 2D नीश इसलिए बोला, टू डायमेंशनल, क्योंकि ये केवल भाई हम कितने फैक्टर इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, केवल ये दो फैक्टर इंक्लूड कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। उसके बाद इन्होंने बोला कि देखो ऐसे ही 3 डायमेंशनल भी होता है। 3 डायमेंशनल देखो किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये इसका नीश बनाता हूँ किसी स्पीशीज का इस तरीके से। जब हम 3 फैक्टर इंक्लूड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल नीश। तो एक साइड में तो मैंने ले लिया, एक साइड में तो ले लिया भाई मैंने पीएच, एक साइड में ले लिया मैंने टेम्परेचर और एक साइड में ले लिया ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को मिलाकर देखेंगे तो ये दैट विल बी दी थ्री डायमेंशनल नीश ऑफ स्पीशीज, ये होगा 3 डायमेंशनल नीश। तो ऐसे ऐसे क्या है, एन डायमेंशनल है। एन डायमेंशन मतलब हर एक डायमेंशन पे हम अलग अलग फैक्टर रख सकते हैं। तो इससे निकल के आया भाई मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। और इसी को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट को हाइपर वॉल्यूम नीश, इसी को बोलते हैं हाइपर वॉल्यूम नीश। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा भाई आपको। हेलो, तो चलो आगे चलते हैं भाई, इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ टर्म है, वो टर्म आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। तो देखो टर्म कौन कौन सी है। देखो इस नीश को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नीश को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं फंडामेंटल नीश, फंडामेंटल नीश, और दूसरा होता है रियलाइज्ड नीश, रियलाइज्ड नीश। तो फंडामेंटल नीश क्या होता है भाई, फंडामेंटल नीश जब होता है जब कोई भी कंपटीटर ना हो। फॉर एग्जांपल ये किसी स्पीशीज का दिस इज दी नीश, ठीक है, ये इसका यहाँ पे नीश है भाई, ये एक स्पीशीज इस एरिया में रहती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर प्रेजेंट नहीं है, नो कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पे। तो जिस एरिया में वो ये स्पीशीज घूम लेगी, जिस एरिया में ये स्पीशीज घूमेगी, ये इसका क्या होगा, ये इसका फंडामेंटल नीश होगा। बट इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई ये एरिया में स्पीशीज घूम सकती है, ठीक है, इस एरिया में स्पीशीज घूम सकती है, बट यहाँ पे दो एरिया और भी है जो अदर स्पीशीज के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर लायन, ठीक है, एंड दिस इज फॉर जैकल। तो ये हो सकता है कि भाई इस एरिया में से केवल ये जो एरिया है जिसमें एक्सक्लूसिव ये स्पीशीज वन ही घूम सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि ये है दिस इज स्पीशीज वन, ठीक है, यहाँ पे ये स्पीशीज वन है। तो ये इसका क्या होगा, स्पीशीज वन का ये होगा इसका रियलाइज्ड नीश, ठीक है, ये होगा इसका रियलाइज्ड नीश। अब दूसरा जो इसमें टर्म है वो है, इसमें सेकंड टर्म इज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। ये इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं भाई, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज होंगी। ये जो दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी, इन दो डिफरेंट स्पीशीज का नीश सेम या सिमिलर होगा, नीश या तो सेम होगा या फिर सिमिलर होगा,
बट इनका ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट होगा। ज्योग्राफिकल एरिया इज डिफरेंट। तो ऐसी दो स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। देखो फॉर एग्जांपल एक ऑस्ट्रिच है, ठीक है, और एक ईमू है। एक ऑस्ट्रिच है, एक ईमू है। ये मिलता है भाई अफ्रीका में ऑस्ट्रिच, और ईमू जो मिलता है वो मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। अब ईमू और ऑस्ट्रिच ये दोनों ही फ्लाइटलेस बर्ड है। दिस बोथ आर फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड। और अगर ये फ्लाइटलेस बर्ड है तो इनको दोनों को कैसा चाहिए, सिमिलर कंडीशन चाहिए, ओपन ग्राउंड फील्ड, ओपन ग्राउंड फील्ड, जिसमें ये भाग सके इधर उधर। अब ये उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड है, तो ये किसी पर्टिकुलर ग्राउंड में क्या करेंगे, इधर से इधर भागेंगे। तो इनका जो नीश है वो सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है, बट ये दोनों है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, दीज स्पीशीज आर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म होती है और जिसको हम बोलते हैं गिल्ड, ठीक है। ये देखो क्या होती है, ये भी टू डिफरेंट स्पीशीज होंगी, ये भी दो डिफरेंट स्पीशीज होती है। अब ये जो दो डिफरेंट स्पीशीज होती है ये क्या करती हैं, ये एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर को, एबायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज को सेम वे में यूटिलाइज करती है, सेम वे में यूटिलाइज करती है। तो ऐसी स्पीशीज जो एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर को सेम वे में यूटिलाइज करे, दो स्पीशीज आर कॉल्ड गिल्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक स्पैरो है, ठीक है, और एक कोई फिंच है, और फिंच, फिंच मतलब कोई छोटी चिड़िया, फिंच। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों बोथ आर सीड ईटिंग बर्ड, सीड ईटिंग बर्ड। भाई इस स्पीशीज के पास भी अपनी सीड ईटिंग, इस सीड को ईट करने के लिए के जैसे चाहिए, जो बीक चाहिए वो वैसी मिलेगी। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बीक चाहिए ऐसी, और इस स्पीशीज के पास भी सेम बीक होगी। तो बोथ आर सीड ईटिंग बर्ड, दोनों रिसोर्सेज को सेम वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, दीज आर गिल्ड्स। बट अगर सेम अगर दो डिफरेंट स्पीशीज है और इनका इकोलॉजिकल नीश सेम है, दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, देन वी कॉल्ड इट एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है बच्चों, तो ये थे इकोलॉजिकल गिल्ड्स। अब आता है नीश ओवरलैप कंसेप्ट का। नीश ओवरलैप, नीश ओवरलैप क्या होता है भाई, नीश ओवरलैप कब होगा, इन नेचर के अंदर क्या होगा भाई, फंडामेंटल नीश ये ओवरलैप करते हैं स्पीशीज के। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल में ही बताया था ना, यहाँ पे देखो, तो फॉर एग्जांपल दो स्पीशीज हैं, ठीक है। अब कभी भी स्पीशीज ऐसा भी होता है कि स्पीशीज अपने अपने अंदर ही रहती है, वो हमेशा इंटरेक्ट करती है विद एनवायरमेंट, विद बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल दिस इज स्पीशीज 1 एंड दिस इज स्पीशीज 2, ठीक है। अब इन स्पीशीज के अंदर इस स्पीशीज का जो नीश है वो ये वाला नीश है, ठीक है, और जो सेकंड स्पीशीज है हमारे पास, सेकंड स्पीशीज का नीश ये है, ये वाला। तो इनका जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वही उनका क्या होगा, नीश ओवरलैप, ओवरलैप। भाई ये हो सकता है कि इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, यहाँ इस नीश के अंदर ये बोथ स्पीशीज इनमें इंटर
नहीं इंटर नहीं, इन दोनों स्पीशीज के अंदर क्या हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। इन बोथ स्पीशीज के अंदर यहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इस एरिया में। तो जो ये वाला एरिया बीच वाला, इसको बोला जाएगा नीश ओवरलैप। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है इसमें वो है भाई नीश विड्थ। नीश विड्थ, इसको नीश विड्थ भी बोलते हैं, इसको नीश ब्रीथ भी बोला जाता है, नीश नहीं ब्रेथ, नीश ब्रेथ एंड साइज। ये क्या होता है भाई, ये होता है कि रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कितना रेंज तक वो यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, रेंज। तो आप ये एक एक लाइन में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कितनी रेंज तक। फॉर एग्जांपल ये यहां पे मान लिया गेहूं का खेत है कोई, ठीक है, और एक नील गाय आके, एक नील गाय आती है इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ पे 5 किलोमीटर तक जा सकती है, 5 किलोमीटर। तो इसका नीश विड्थ कितना हो जाएगा, नीश विड्थ दैट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर, कि ये 5 किलोमीटर रेंज तक ये क्या कर सकती है, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेटेड वर्ड इज नीश कंप्रेशन, नीश कंप्रेशन। अब ये नीश कंप्रेशन क्या होता है भाई, देखो नीश कंप्रेशन हमेशा जब होगा जब कंपटीशन होगा, ठीक है, 3 वर्ड है रिलेटेड, देखना भी आगे। नीश, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्पीशीज रह रही थी, एक स्पीशीज यहाँ रह रही थी और एक स्पीशीज यहाँ रह रही थी। अब ये स्पीशीज यहाँ पे आई, तो इस स्पीशीज 1 ने क्या करा, यहाँ पे है स्पीशीज 1 एंड ये है स्पीशीज 2। तो इसने क्या कर लिया, अपने नीश को छोटा कर लिया, इसका नीश हो गया छोटा और ये स्पीशीज का नीश हो गया बड़ा। वो क्यों होता है भाई, वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीशीज 2, जो स्पीशीज 2 है ये कंपीट कर रही है किसके साथ, स्पीशीज 1 के साथ। ऐसा भी हो सकता है स्पीशीज 2 का नीश जो है वो ओवरलैप हो जाए। विवेक समझ में आ रहा है भाई आपको? तो नीश छोटा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं नीश कंप्रेशन। उसके बाद सेकंड इज नीश रिलीज, नीश रिलीज। नीश रिलीज क्या होगा भाई, देखो इस स्पीशीज के लिए तो क्या है, कंप्रेशन है, और इस स्पीशीज के लिए क्या हो जाएगा, नीश रिलीज, नीश रिलीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज नीश शिफ्ट, नीश शिफ्ट, ठीक है। नीश शिफ्ट में क्या होगा भाई, एक ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, इस एरिया में केवल यहाँ पे अपना क्या कर रहे थे, यहाँ पे लायन रहते थे और यहाँ पे अपना हंटिंग करते थे, सो दिस वाज द नीश ऑफ लायन, नीश ऑफ लायन। अब के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक और झुंड आ गया लायंस का, ठीक है, यहाँ पे लायंस, और भी लायंस आ गए, उन्होंने क्या करा, इनको यहाँ से भगा दिया। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से जाके और अपने नीश को कर लिया यहाँ पे शिफ्ट दूसरी जगह पे। तो जब एक स्पीशीज या तो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म उस दूसरी स्पीशीज को वहां से परमानेंटली हटा दे और वो स्पीशीज जाके किसी नई जगह पे सेटल हो जाए, तो उसको बोलेंगे उसका नया नीश, और ये होगा नीश शिफ्ट, इसको बोलेंगे नीश शिफ्ट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थी, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने इसलिए आज ये खत्म करवा दिया भाई आपका नीश कंसेप्ट। अब इसके बाद शुरू करते हैं भाई हम, इसके बाद मेरे को जो शुरू करना है वो शुरू करना है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, चलो अभी।
एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वैसे तो मैं आज इकोलॉजी शुरू कराने वाला था, बट मेरे को लगा कि ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये 2 दिन का टॉपिक है, तो कल तक हमारा ये सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा और इससे आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बायो रिमेडिएशन इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें, बायो रिमेडिएशन पे हमेशा क्वेश्चन आता है इसमें जेआरएफ में। ठीक है, तो चलो शुरू करें भाई। एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो क्या हो रहा है भाई पास्ट कुछ ईयर से, पास्ट कुछ डेकेड से, ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बढ़ने के भी क्या है, बढ़ने से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन का इतना एक्सप्लोजन होगा तो ये क्या करेंगे, जो नए इंडिविजुअल आएंगे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंडिविजुअल आएंगे, दे विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है, दे विल क्रिएट प्रेशर ऑन इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम पे प्रेशर करें तो ये क्या क्या किसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होगा। अब क्लाइमेट चेंज में सारी चीजें आ गई भाई, ठीक है, क्लाइमेट चेंज स्लो भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है और एकदम से फास्ट रिजल्ट भी आ सकते हैं इसमें, बिल्कुल फास्ट, ठीक है। अब ये क्लाइमेट चेंज में क्या होगा, क्लाइमेट चेंज में फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ने क्या करा भाई, प्योर वाटर था, वाटर के अंदर अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म में सबकी रिक्वायरमेंट थी वाटर के अंदर, तो इसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस डाल दिए, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल वाटर लिख रहा हूँ, यहाँ पे एयर भी हो सकती है, यहाँ पे सोइल भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंट में। तो इसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस डाल दिए जिससे उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी, ठीक है, इसकी फिजिकल या फिर केमिकल क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी। अगर ये क्वालिटी इसकी खराब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम अनफिट, they will become unfit for the use of animal। अगर ये अनफिट हो जाएंगे, इसी को बोलेंगे हम क्या हो गया भाई, ये यहाँ पे पॉल्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है, पॉल्यूशन शुरू हो चुका है। तो आपके सिलेबस में हमें 2-3 चीजें पढ़नी है पॉल्यूशन के अंदर। एक तो हमें पढ़ना है एसिड रेन, एसिड रेन। दूसरा हमें पढ़ना है भाई इसके अंदर दूसरा कौन सा था आपका इसमें, दूसरा था ये एसिड रेन और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है। फिर ओजोन लेयर का पोल्यूशन पढ़ना है, ओजोन लेयर, बायो रिमेडिएशन पढ़ना है कि कैसे उनको हटाते हैं, बायो रिमेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और हाँ, बस यही है आपके जो मेन इंपॉर्टेंट इसके लिए है, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करते हैं भाई एसिड रेन से, ठीक है। कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, कई बार इनके सोर्सेज पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें ये बनता है कि भाई एसिड रेन होती क्या है, ठीक है। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो ये एसिड रेन होती है तो कौन कौन से केमिकल है, जो कौन कौन से एसिड इसमें बनते हैं, किनको वो अफेक्ट करती है। बट ये भी बहुत पुराना है पर फिर भी मैं इसको फटाफट करवाता हूँ, ठीक है। देखो एसिड रेन, तो एसिड रेन क्या होता है भाई, जो ज्यादातर नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं उनका पीएच लगभग 5.6 से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, नेचुरल वाटर बॉडी होती है जो। बट अगर रेन का पीएच, इफ रेन pH is below 5.5, ठीक है, then we call it as acid rain, acid rain। तो हम इसको बोलेंगे कि ये एसिड रेन है भाई, ठीक है। तो वो रेन जिसका पीएच 5.5 से कम हो उसको बोला जाता है भाई
एसिड रेन। जो ये एसिड रेन टर्म थी ये दी थी भाई रॉबर्ट अंगुस ने इन 1850s में। रॉबर्ट अंगुस स्मिथ ने, रॉबर्ट अंगुस स्मिथ, इन्होंने 1850s में ये टर्म दी थी। अब एसिड रेन होती क्या क्या है, क्या कैसे बनता है इसमें एसिड, कौन सा एसिड बनता है? तो देखो जब भी व्हीकल से पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, तो उस पॉल्यूशन के अंदर दो गैसें होती हैं, या तो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन की और दूसरी गैसें, ठीक है। तो ये गैसें क्या होती हैं, ये पानी के साथ मिल जाती है, वाटर के साथ मिल जाएंगी, और इससे हमारी क्या बनती है, एसिड रेन बनती है। एसिड रेन जैसे SO2 will mix with water, it will form H2SO4, ठीक है। ऐसा H2SO4 बन जाए इसके अंदर जिसका pH, जो pH 5.5 से लेस कर दे, उसको बोला जाता है भाई ये एसिड रेन बना रहा है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही 2NO2 के मॉलिक्यूल, नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ये HNO2 एंड HNO3, ये एसिड बना देंगे। तो इसको बोलेंगे ये क्या भाई, एसिड रेन हो रही है ये, ठीक है। तो एसिड रेन में क्या होता है भाई, आज अगर हम इसमें बात तो कर रहे हैं कि एसिड रेन है, ये जरूरी नहीं होता कि ये रेन के साथ मिक्स हो, ये फोग के साथ भी मिक्स हो सकता है, स्नो के साथ भी मिक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये एसिड फोग के साथ भी आ सकता है, स्नो के साथ भी आ सकता है, और जो ओलावृष्टि होती है जिसको हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इसका एसिड रेन नाम ना रखे, इसको हम एसिड प्रेसिपिटेशन बोलना चाहिए हमें। तो इसका जो नया नाम है उसका नाम है एसिड प्रेसिपिटेशन, एसिड प्रेसिपिटेशन, इसका ये नया नाम है, ठीक है। या तो एसिड प्रेसिपिटेशन बोलो या फिर इसको एसिड डिपोजिशन भी बोल सकते हैं, एसिड डिपोजिशन, ठीक है। जैसे कि भाई एक ओला है, उस ओले के ऊपर यहाँ पे एसिड डिपॉजिट हो गया और वही ओला फिर जमीन पे आ गया, ठीक है। अब ये एसिड डिपोजिशन वर्ड है, इसको भी दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब इसी बेसिस पे एक ड्राई डिपोजिशन और एक वेट डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन और एक ड्राई डिपोजिशन, ठीक है। वेट डिपोजिशन तो भाई अपना सिंपल सा है, अगर ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो मतलब SO2 है या फिर नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, अगर वो वाटर के साथ मिल जाए तो उसको बोलेंगे हम दिस इज ए वेट डिपोजिशन। अब वाटर की फॉर्म भी हो सकती है इसमें भाई, आइस भी हो सकती है इसमें, ठीक है, इसमें हमारा गैस भी, ये फॉग भी हो सकता है, या फिर वाटर भी हो सकता है, डायरेक्ट लिक्विड वाटर भी हो सकता है। बट अगर यही पोल्यूटेंट्स, अगर ये पोल्यूटेंट्स SO2 और NO2 अगर ये एरोसोल के साथ मिल जाए, एरोसोल्स के साथ, तो इसको बोला जाता है ड्राई डिपोजिशन। भाई एनवायरनमेंट में एरोसोल होते हैं, एरोसोल के साथ ये जाके बाइंड हो जाते हैं और वो फिर एरोसोल किसी मेटल पे जाके स्टिक हो जाता है और उसको मेटल को खराब करता है फिर इनके साथ मिलके, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ड्राई डिपोजिशन। अब इसके देखो सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा बात करते हैं। तो सोर्सेज में इससे क्या क्या सोर्स बताए मैंने, इसके दो मेन गैसेस बताई मैंने। फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, NO2 NO3 ऐसे। तो मैं NO2 NO3 की जगह इसमें NOx लिख देता हूँ, यहाँ पे X कुड बी 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों गैसेस के सोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल सोर्स देखो जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे बायोमास अपने आप बर्न हो जाना, बायोमास बर्निंग, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। और साथ साथ इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो ये गैसेस सीक्रेट करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये इसके नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद इसके आर्टिफिशियल सोर्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल या फिर बोलो मैन मेड।
सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो हम निकालते हैं ना ये गैसेस SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सबसे ज्यादा होता है भाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने से, जैसे पेट्रोल से, डीजल से, इनसे, ठीक है। तो व्हीकल एमिशन से, व्हीकल एमिशन। उसके साथ साथ कोल इंडस्ट्री जितनी भी है, ठीक है, जितनी भी कोल इंडस्ट्री होती है, जस्ट स्मेल्टिंग आयरन को और को पिघला के फिर उससे हमें आयरन आयरन निकालना है, ठीक है, और साथ साथ जैसे बिजली बनानी है, तो जितनी भी कोल इंडस्ट्री होती है इन सब से ये SO2 और नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये गैसेस निकलती है, और विच आर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। उसके साथ साथ बहुत सारी ओर्स है, ओर्स की प्रोसेस में भाई ये जो कंपाउंड, ये क्या है, ये जो गैसेस है ये कंपाउंड की फॉर्म में रहती हैं अदर मेटल्स के साथ। तो जब उन मेटल को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तब ये गैस का एमिशन होता है, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या क्या भाई, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं फटाफट फटाफट करा रहा हूँ। इफेक्ट क्या क्या है देखो, एक तो सबसे सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है, हम सबसे पहले ह्यूमन की बात कर लेते हैं कि ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। या तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा या इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। देखो ह्यूमन पे इनका क्या इफेक्ट होता है भाई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी, स्किन की एलर्जी हो जाएगी। इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाते यहाँ से, इस वाले पार्ट से, ठीक है। बर्निंग ईचिंग सेंसेशन हो जाएगी, आई के अंदर सेंसेशन हो जाएगी, आई में बर्निंग या फिर ईचिंग सेंसेशन। बस ये सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये क्या करता है भाई, ये एसिड रेन ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स के साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है, नहीं हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करता है और उनको लिबरेट कर देता है एनवायरनमेंट में। मैं ये लिख देता हूं, एसिड रेन लिबरेट हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में जैसे कि भाई मरकरी हुआ, कॉपर हुआ, कैडमियम हुआ। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सोइल है, सोइल में यहाँ पे हैवी मेटल किसी के साथ बाउंडेड फॉर्म है, जैसे कैडमियम के साथ बाउंडेड फॉर्म है, तो एसिड रेन आएगी और इसको यहाँ से डिटैच कर देगी, ये यहाँ से लीच होके जाएगा वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर कैडमियम की क्वालिटी, वाटर के अंदर कैडमियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसे वाटर को जब ह्यूमन पियेंगे तो उनको बीमारी हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से साथ ही साथ नॉट ओनली ह्यूमंस, प्लांट्स भी, अगर ये प्लांट्स में चला गया तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, फिर उन प्लांट्स को जो एनिमल खाएंगे उनके अंदर चले जाएंगे। तो ये प्लांट्स में भी ये डायरेक्ट इफेक्ट भी कर सकता है भाई, प्लांट में एसिड रेन का डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या आएगा, जैसे कि भाई उनमें नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है, नेक्रोसिस होकर उनके पत्ते पत्ते येलो हो जाएंगे, येलो कलर लीफ, इनके लीफ का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सोइल की केमिस्ट्री चेंज कर देता है, चेंज सोइल केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल में इस पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल पे देखो इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि उसकी इनकी जाके पीएच चेंज कर देगा। अगर ऐसी एसिड रेन वाली इससे ऐसी बरसात होगी तो सारा पानी किस में जाएगा, पॉन्ड वॉन्ड में आसपास, या फिर किसी रिवर में, या फिर किसी और वाटर रिसोर्सेज में। तो वहां पे जब जाएगा ये तो क्या करेगा, फूड चेन को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे कि जो हमारे प्लैंक्टन्स होते हैं वो प्लैंक्टन्स दे आर मोस्ट अफेक्टेड, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो जैसे ही प्लैंक्टन्स की डाइवर्सिटी चेंज होगी तो उनको जो प्लैंक्टन्स को जो इंसेक्ट खाते हैं उनकी डाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी। उनकी डाइवर्सिटी जब चेंज होगी तो जो टॉप कंज्यूमर होता है इसके अंदर फिशेस या फिर एम्फीबियंस, उनकी डाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट को भी हेल्प करता है। साथ साथ इसके साथ साथ ये जो बिल्डअप स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपनी रॉक्स हैं, जैसे आपने मार्बल है, आपने देखा होगा घर में जब भी कभी आपकी कोई एसिड वाली बैटरी रखी है और वो अगर मार्बल के फ्लश के आसपास रखी है तो उनमें से एसिड लीक होकर पूरे मार्बल को खराब कर देता है। तो ऐसा ही देखा गया ताजमहल के केस में। ताजमहल के आसपास क्या था, ताजमहल के आसपास इंडस्ट्री थी बहुत पहले, ठीक है। तो उन इंडस्ट्री से धुआं निकलता था और वहां पे क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती थी, तो जब वो फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती थी तो उनसे SO2 नाइट्रस ऑक्साइड निकलती थी और उससे एसिड रेन होती थी। तो मार्बल
का जो कलर है वो स्लाइटली येलोइश हो गया है उसका, ठीक है। इनके सॉल्यूशन क्या क्या है, देखो सॉल्यूशन में क्या कर सकता है भाई, सबसे पहले तो रोक ही दो इनको कि इनका एमिशन कम कर दो गैसेस का, ठीक है। फोसिल फ्यूल का यूज करना बंद करो, अल्टरनेट ढूंढो, कोई सीएनजी गैस को यूज करो, ठीक है। या फिर अगर चलो हो भी रहा है तो नई टेक्निक लेके आओ, जैसे कि जो चिमनी होती है इनकी, इनके ऊपर कुछ ऐसा ऐसा रिसर्च करके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जहां से वो डिवाइस इनके ऊपर लग जाए चिमनी के, और वो सारी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो कई बार ये भी करते हैं कि अगर एसिडिफाइड लेक है कोई तो उसमें लाइमस्टोन डालते हैं चूना, तो उससे भी उनकी एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये सब इसके क्या है, ये सब इसके सॉल्यूशन है भाई, पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब इसके बाद एक और देखते हैं भाई, ओजोन डिप्लीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ओजोन क्या है, कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक काम करता हूं, मैं इसके लिए एक छोटा सा ये बनाता हूं ग्राफ्स। देखो, दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस से लगभग अप्रोक्स 20 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोस्फियर, ट्रोफोस्फियर, ठीक है। उसके बाद 20 से 50 किलोमीटर तक की जो बीच में लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, 20 से 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर तक, अप टू 90 किलोमीटर, इसको बोला जाता है भाई यहाँ पे मीजोस्फियर, मीजोस्फियर। और इससे ऊपर की जो लेयर होती है अप टू 100 किलोमीटर, इसको बोलते हैं थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे जब मैं आपको अगली यूनिट पढ़ाऊंगा ना, इकोलॉजी वाली पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वहां पे मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो 20 से यहाँ पे जो 30 किलोमीटर के आसपास, यहाँ पे बीच में एक लेयर प्रेजेंट रहती है ओजोन की, ठीक है। ओजोन एक गैस है, इसकी एक यहाँ पे लेयर प्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ भाई, ये ओजोन की लेयर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ठीक है। अब पहले तो ये देखते हैं कि ओजोन बनती कैसे है, या फिर ये ओजोन होती क्या है, पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। यहां से क्या होता है, यहां से सनलाइट आती है, यहां से सनलाइट आती है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे सनलाइट आ रही है, इसमें से ये ओजोन क्या करती है, इसमें से यूवी रेज को ब्लॉक कर देती है, यूवी रेज को इनको वापस भेज देती है, ठीक है। और केवल विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट वही अपने अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। तो पहले लाइट की कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ओजोन पे आते हैं। तो अगर मैं लाइट की कंपोजिशन की बात करूं, तो जो सन से लाइट आती है, जो सन से इस तरीके से लाइट आएगी, ठीक है, एक ये लगा लेते हैं, साथ में एक अपनी विजिबल लाइट भी लगा लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो जो ये सन से यहाँ पे लाइट आ रही है, इसके अंदर भाई अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एनर्जी होती है। जैसे कि देखो, सबसे जो हायर वेवलेंथ होती है वो होती है यहाँ पे रेड, ठीक है। इसको वॉयलेट समझ लेना भाई, मैं ब्लू कलर बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज वॉयलेट कलर, ठीक है। हमने विबग्योर पढ़ा ना, विबग्योर सारा इसी में होता है। तो ये जो है हमारा, दिस इज विजिबल रीजन, विजिबल रेंज, और इसको बोलते हैं विबग्योर। इधर सबसे इधर वॉयलेट और इधर सबसे रेड, ठीक है। इसके साथ जो विजिबल से थोड़ा नीचे होती है, नीचे की तरफ जो वेवलेंथ होती है वो होती है यूवी स्पेक्ट्रम की, ठीक है। सो दिस इज द यूवी स्पेक्ट्रम।
अब यूवी स्पेक्ट्रम में भी तीन तरह की रेडिएशन होती है, तीन तरह की वेवलेंथ होती है। मैं इनको ऐसे लगाता हूं भाई, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। तो जो सबसे सबसे जो इसके पास रहते हैं, जो वॉयलेट के साथ रहती है बिल्कुल, उसको बोलते हैं यूवीए, यूवीए, यूवीए लाइट, ठीक है। ये जो यूवीए होती है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 320 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, 320 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। उसके नीचे होती है भाई यूवी बी, ठीक है। और यूवीबी का होता है भाई 280 टू 320 नैनोमीटर। और उसके बाद होती है तीसरी यूवी सी, और इसका होता है भाई वेवलेंथ 100 टू 280 नैनोमीटर, ठीक है। इनमें से अगर कोई ये पूछे कि सबसे हार्मफुल कौन सी है, तो इनमें सबसे हार्मफुल यूवीबी होती है, ठीक है, विच कैन इजीली पेनिट्रेट ओजोन लेयर आल्सो एंड विच रीचेज अप टू, अगर ओजोन लेयर थिन होगी तो उसको पेनिट्रेट करके आ जाएगी। और ये ओजोन लेयर भी क्या होती है भाई, ये ओजोन लेयर जो हमारे हमारे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में ये पोल्स है, पोल्स, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर। तो जो जो ये होती है भाई ओजोन लेयर भी, इस कलर से दिखाते हैं, ये ओजोन लेयर पोल्स पे तो होती है थिक, ठीक है, पोल्स के ऊपर होती है क्या, थिक, ये ऐसे, और इक्वेटर पे होती है ये थिन, ठीक है। सो दिस ओजोन लेयर इज थिक एट पोल, थिक एट पोल एंड थिन एट इक्वेटर, थिन एट इक्वेटर, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर का क्या काम होता है भाई, जो ये यूवी स्पेक्ट्रम होता है ना, इस यूवी लाइट्स को, इनको ये क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट कर देती है वापस से, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ये रिफ्लेक्ट कर देगी, तो हमारे पास नीचे कौन सी लाइट पहुंचेगी, केवल विजिबल लाइट पहुंचेगी, विजिबल लाइट, ठीक है। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि इस ओजोन लेयर में, जैसे कि अभी अभी कुछ टाइम पहले हो रखा था, इस ओजोन लेयर, ये अपने जो साउथ पोल है, साउथ पोल से ओजोन लेयर क्या हो गई थी, थिन हो गई थी, इस तरीके से थिन हो गई है। तो जो ये थिन हो जाते हैं यहाँ पे, थिन का मतलब है कि भाई यहाँ पे पतला हो जाना, ना कि भाई ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है। अगर ये ओजोन लेयर अगर थिक हो जाए, थिन हो जाए यहाँ पे ऐसे, जैसे कि भाई कुछ टाइम पहले साउथ पोल से ओजोन लेयर बहुत थिन हो गई थी, तो इसको बोला जाता है ओजोन होल। तो ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गई वहां से, ये क्या है, थिकनिंग या थिनिंग ऑफ, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल, ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोन होल। अब ये बनती कैसे है एक्चुअल में, यहाँ पे भाई आज का ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे इसी में, ठीक है। विमलदीप समझ में आ रहा है भाई, विमलदीप, एम आई क्लियर, यहाँ तक ठीक लगा भैया। आज मेरा बोर्ड नहीं है मेरे पास, एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड कहीं चला गया है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, बोर्ड पे ही मजा आता है, ठीक है। तो पहले इसकी अब फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो फॉर्मेशन देखो भी कैसे होता है, क्या होता है, ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है डायनामिक होती है, वो बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, ऐसा होता है। तो ये ओजोन बनती कैसी है, देखो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे, ये ट्रोपोस्फीयर से नीचे से ऑक्सीजन वहां पे पहुंच जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ऐसा लीक होके वहां पे ये यूवीबी से इंटरेक्ट करती है, यूवीबी से रिएक्ट करती है। और यूवीबी क्या करता है, यूवीबी इसको दो फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल में इसको ब्रेक कर देता है, ये दो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल हो गए।
अब ये जब ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल ये जब नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा O3 और इस O3 को बोलते हैं ओजोन। ठीक है, इसी को बोला जाता है ओजोन। अब ऐसा भी नहीं होता है कि ये ओजोन बन गई और यहाँ पे ऐसे ही पड़ी है, ये O2 भी ये O3 भी कई बार ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ मिक्स हो जाएगी और ये दोबारा से क्या बना देगी, ऑक्सीजन बना देगी। ठीक है, दो ऑक्सीजन बना देगी, दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है वो डायनामिक है। भाई पहले तो ये बोल रहे थे भाई ओजोन होल हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, बट ये क्या हुआ, धीरे 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 वो अपने आप फिल भी हो गया। ठीक है, अपने आप उसने रिकवर भी कर लिया। ठीक है, तो जैसे O3 भी अगर UVB के साथ मिल जाए, UVB, तो ये क्या कर देते हैं, इसको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, तो जो UVB है वही इसको क्या करती है, ऑक्सीजन इसको ओजोन को बनवाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीशन, ये तो था फॉर्मेशन। अगर हम इसकी डिप्लीशन की बात करें, डिप्लीशन की बात करें तो क्या होता है डिप्लीशन, तो डिप्लीशन में देखो क्या होता है, डिप्लीशन में भाई अर्थ का जो सरफेस है उस पे हम सब यहाँ रहते हैं, सबने अपने अपने घरों में हमने अपने एसी लगा रखा है, और एसी की जो गैस होती है, एसी की जो हमारी गैस होती है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये जो एसी की गैस है, CFCS भी बोलते हैं इसको, CFCS, या फिर और भी होते हैं जैसे ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन। ठीक है, जैसे CFC11, CFC12 ऐसे करके इनके नाम होते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरो, ये क्या क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ये धीरे धीरे अपने यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेट होती रहती है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होती रही, हमने गर्मी में बहुत ऐसी चला, यहाँ पे एक्यूमुलेट होती रही और धीरे धीरे इट विल रीच इनटू द स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर में चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, CFCS कहाँ पहुंच गई, अब स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच गई, और जैसे ही CFCS स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच गई तो ये क्या करती है, अगर मैं क्लोरोफ्लोरो ट्राइक्लोरोफ्लोरो ये करता हूं, मैंने लिया है कि ये ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये UV के साथ मिक्स होगी और क्या बना देगी इसको, ये यहाँ पे UVB इसको क्या कर देगी, इसको तोड़ देगी, ये क्लोरीन में एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और एक CFCl2 में डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन बना दिया। अब ये जो क्लोरीन यहाँ से जनरेट हुई है, फ्री क्लोरीन यहाँ पे जनरेट हुई है, इट विल रिएक्ट विद ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी और ये बना देगी एक क्लोरो मोनोक्साइड। ठीक है, मतलब कि ClO और साथ में ऑक्सीजन, ये क्या बन गया भाई, ये जो कंपाउंड बना दिया, इस कंपाउंड इज क्लोरो मोनोक्साइड, क्लोरो मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो गैस निकली है ये नॉट ओनली फ्रॉम, इट ओनली केम फ्रॉम एसी, जो प्लास्टिक फैक्ट्री होती है ना, प्लास्टिक फैक्ट्री, यहाँ पे भी यूज होती है गैस, तो यहाँ से भी ये लीच आउट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ से ये जो है लीक होती है। अब यही क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि ये देखो एक तो स्टेबल गैस है, ठीक है, दूसरा नॉन टॉक्सिक गैस है, इसमें कोई भी कुछ भी हार्मफुल नहीं होता, तीसरा ये नॉन इन्फ्लेमेबल भी है, आग लगने का डर नहीं होता इसमें बिल्कुल भी है। ठीक है, और एक और चीज जो ये है, ये एसी के अंदर जब डालते हैं हम तो इसको हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर पे इसमें कंप्रेस करेंगे, और हाई प्रेशर कंप्रेस करेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड कंडीशन में हो जाएगी, और साथ साथ इसके साथ साथ ये कोल्ड भी होती है, ये ठंडी भी होती है, जिससे हम अपने रूम की एयर है उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में भर के उसके रूम की एयर को भी हम ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्लोरीन क्या करती है, इस ओजोन के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करवा देती है क्लोरो मोनोऑक्साइड में। ठीक है, अब दिक्कत ये नहीं है कि भाई ये क्लोरीन मॉलिक्यूल घूमता रहेगा और एक ऑक्सीजन को करके चला जाएगा, नहीं, ये क्या करता है, वन क्लोरीन मॉलिक्यूल ये इतना रिएक्टिव होता है, ये लगभग 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, इनको ये डिप्लीट कर देता है, और डिप्लीट करके इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा और क्लोरो मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये क्लोरो मोनोऑक्साइड क्या हुआ, दो क्लोरो मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे भाई, और ये क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे,
प्लस ऑक्सीजन बना देंगे साथ में। तो इस तरीके से साइकिल वहां पे क्या होती है, चलती रहती है, और धीरे धीरे इसलिए साउथ पोल पे धीरे धीरे क्या हो गया था भाई, ये डिप्लीट होने शुरू हो गई थी ऑक्सीजन। ठीक है। और अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इसके साथ साथ अदर गैसेस भी होती है। देखो जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, ये केवल यही नहीं करते, मिथाइल ब्रोमाइड, दे आर ऑल्सो द रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है। ये किस में यूज होता है भाई, ये फ्यूमिगेंट्स में यूज होता है, फ्यूमिगेंट्स में। ठीक है। उसके बाद हेलोन्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं ना भाई, हेलोन्स, हेलोन्स वो इसका एग्जांपल है। HCl, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सम दे आर सम अदर molecules which can deplete our ozone layer। ठीक है। तो ओजोन होल साउथ अमेरिका पे बना था, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब इसके डिप्लीशन के इफेक्ट क्या होंगे, तो भाई डिप्लीशन के इफेक्ट सबको पता है, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। ओजोन के डिप्लीशन के इफेक्ट क्या होंगे भाई, इरिटेशन होने लग जाएंगी, स्किन बर्न होने लग जाएगा, स्किन कैंसर होने लग जाएगा। ठीक है। इम्यून सप्रेस हो जाएगा, अपनी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी। अब ये जब यूवी रेज आएंगी सबसे पहले ओशियन के ऊपर पड़ेंगी, तो ओशियन में ऊपर जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे ही फाइटोप्लैंक्टन की डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हुई तो फूड चेन इफेक्ट हो जाएगी, उसको इन्वर्टिब्रेट्स खाते हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाते हैं, जूप्लैंक्टन को इन्वर्टिब्रेट्स खाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स को फिशेस खाती है। ठीक है। उसके साथ साथ क्रॉप पे भी ये फर्क डालती है भाई अपना, तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, खेतों में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है। और साथ साथ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है। अब अगली क्लास में आपको ग्रीन हाउस गैस भी पढ़ाएंगे, तो ये ग्रीन हाउस गैस को, ये तो ग्लोबल वार्मिंग को ही बढ़ाते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ भाई, सारे जो नेशन थे उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, ये ओजोन होल हो गई तो फिर हम आपस में तो बेशक लड़ते रहे ना लड़ते रहे, पर हम वैसे जरूर खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो 1987 में कनाडा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, और कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल MONTEREL, मॉन्ट्रियल। ठीक है। नहीं, मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल, तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, ये कनाडा की सिटी है। ठीक है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए और लगभग 36 नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट करा। ठीक है। इन्होंने क्या रखा कि भाई 1989 से लेके 2000 तक हम क्या करना है, हमें 50% रिडक्शन करना है CFCs के प्रोडक्शन में, 50% रिडक्शन इन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इसमें। ठीक है। तो लोगों ने बोला कि भाई कैसे करोगे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम सिट्रस बेस्ड सोलवेंट यूज कर सकते हैं, सिट्रस बेस्ड सोलवेंट्स। ठीक है। जैसे कि हम हाइड्रोक्लोरोकार्बन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इन प्लेस ऑफ CFCs। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह। ठीक है। और जो हमारे नेचुरली अवेलेबल जो गैसेज हम उनका यूज कर सकते हैं, जैसे पीच एंड पाम बेस्ड केमिकल यूज कर सकते हैं, पीच एंड पाम बेस्ड केमिकल्स। ये किसकी जगह यूज करेंगे, ये यूज करेंगे भाई इसकी जगह मिथाइल का, जो था ना मिथाइल क्लोरोफॉर्म। एक्चुअली मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये कंप्यूटर की जो चिप्स होती है ना उनको क्लीन करने के लिए यूज होता है, तो वहां से वो गैस बन के उग जाती है एंड इट डिग्रेड और ओजोन लेयर। तो उन्होंने बोला भाई उसकी जगह पीच एंड पाम वाला बेस्ड केमिकल लो, और उनसे ओजोन को भी कोई खतरा नहीं है। ठीक है। तो जो ये प्रोटोकॉल जो यहाँ पे ये बनाए गए कि भाई ऐसे ऐसे काम करने हैं, 2000 तक हमें सारी ये और CFCs का 50% रिडक्शन करना है, तो इस प्रोटोकॉल का नाम रखा गया फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको वो वाला भी बता देता हूँ भाई, जो बाकी 2-3 और हैं जो इम्पोर्टेंट, ये इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे कि जब ये
क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही थी, तो सबसे पहले जो जो ये थी जिसको बोलते हैं ग्लोबल अटेंशन जिसमें हुआ वो था, देयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी ये यूएसए ने होल्ड करी थी, ठीक है, और कहां पे, स्टॉकहोम में 1972 में, 1972 स्टॉकहोम में। और इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ग्लोबल अटेंशन दिया, ग्लोबल अटेंशन। इन्होंने बताया कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़े सुधर जाओ, ठीक है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा था, ये हुआ भाई रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। दूसरा एक अर्थ समिट हुआ, अर्थ समिट। ये अर्थ समिट हुआ 1992 में, 1992। अभी इनकी सिटी याद रखना भाई, सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें भी क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो भी ग्लोबल एनवायरनमेंट के इशू है सब सारी कंट्री मिलके ठीक करेंगे। तो जो अर्थ समिट हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो इन 1992। उसके बाद जो थर्ड हुआ वो हुआ था भाई जापान के अंदर, जापान के अंदर। इसमें बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था, इसमें अप्रोक्सीमेटली 161 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा। और ये हुआ था भाई क्योटो में, क्योटो में। तो याद रखना जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हो जोन के लिए स्पेसिफिकली, अर्थ समिट और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी ये ग्लोबल अटेंशन वाली, ये और क्योटो प्रोटोकॉल था, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग को लेके हुए थे, ठीक है। तो ये क्योटो में 1972 में, 1997 में ये हुआ था भाई, 1997 में। इसमें 161 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा, 161 कंट्री से लगभग 220 मेंबर्स आए, ठीक है। इन 220 मेंबर ने क्या करा, एक टेबल पे बैठे और इन्होंने बात करी कि भाई हम सोचेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग का हम रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करना हमें, ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करना है। और रिडक्शन इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कि हम ये 2012 तक हम इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और फिर ये इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई फिर वो 2001 में हुई, फिर से भाई अपडेट लेने के लिए। और फिर दिसंबर 2005 के अंदर इसकी मीटिंग हुई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके दिसंबर में भी लगभग 189 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था। तो ये याद रखना कि भाई जो क्योटो था वो किसके लिए था, इट वाज फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए। और जो मॉन्ट्रियल था ये इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अर्थ समिट पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो अर्थ समिट का हुआ था रियो डी जेनेरियो में, हुआ था 1992 में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। कल ये पोल्यूशन वाला मैं खत्म कर दूंगा भाई। कल हमें दो चीजें और पढ़नी है, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ेंगे कल हम। कल एक तो ग्रीन हाउस गैस पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस वाला सारा हम, वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे इसमें, हाँ इसमें हम एक ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, ये वाली चीज पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ये सब पढ़ेंगे। तो ये था भाई आज की क्लास। तो विमलदीप समझ में आया? ठीक है बच्चे, फिर कल मिलते हैं। कल ये खत्म करते हैं ये वाला पोल्यूशन वाला भी, उसके बाद फिर इकोसिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो गुड बाय।